स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय की पाठशाला में। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स का। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग उसको जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी देखें वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो टॉपिक में ये आया था जो हमने रिसेंटली एक जो है पढ़ा है कि डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जो उसने थ्योरी दी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज एन एटम, एटम क्या होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा बनाई गई है। तो इन्हें कहा गया है कि एक एटम किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, एंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय केमिकल मींस, मतलब कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। आप ये कह सकते हैं कि परमाणु किसी तत्व का वह छोटा सा कण है जो सारी सारी केमिकल रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको देखा ही नहीं जा सकता। आप मान के चले कि आपके पास एक ये पेंसिल है और मैं इसको तोड़ने लगूं, मैंने कितने हिस्से कर दिए? बहुत सारे हिस्से कर दिए इसके, ठीक है, बहुत सारे हिस्से कर दिए इसके, ठीक है। जब तक ये मुझे हल्का सा भी दिख रहा है, जब तक इसकी कंडीशन वो नहीं हो जानी, ऐसी नहीं हो जाती है कि इसको तोड़ना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो वो कंडीशन एटम कहलाती है। तो ध्यान ये रखना है कि एटम क्या है। एटम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम कट या डिवाइड नहीं कर सकते, उसको विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी सभी में ये भाग लेगा। आप मान सकते हो, जैसे ऐसे मान सकते हो कि भाई एक घर है और घर को जब बनाया जाता है तो दीवारें खड़ी की जाती है और उन दीवारों के लिए ईंट लगती है। एक मान के चलो ये दीवार है और दीवारों में खूब सारी ईंट लगी हुई है, तो आप क्या कहोगे कि इस घर का जो एटम है वो एक ईंट है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी ने बोला है कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स, सभी पदार्थों के निर्माण खंड परमाणु होते हैं। मतलब क्या है कि जितने भी मैटर आपके बने हुए हैं वो सभी एटम से मिलकर बने हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, इनको भी और आगे जाके थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो एटम कितना बड़ा हो सकता है हमारा, ये ध्यान रखना है। एटम कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, एटम के पास का साइज जो है डायमीटर वो होता है 10⁻⁻10 इन मीटर्स। ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं, एटम के बारे में पूछा जाता है कि भाई इसके डायमीटर कितना है, 10⁻⁻9 मीटर डायमीटर है। और पूछने को रेडियस कितनी है, तो भाई d/2 आधा करना होता है रेडियस को, ठीक है। तो यहाँ से आपकी रेडियस निकल सकती है। दूसरा, आपको डायमीटर के बारे में क्यों बताया गया? क्योंकि एटम ये होगा, एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है आगे आएगा, वो बताऊंगा आपको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी बनाई गई है कि न्यूक्लियस का कितना होता है साइज, 10⁻14 मीटर होता है। प्रोटॉन का इतना होता है 10⁻15, न्यूट्रॉन का भी 10⁻15 होता है, इलेक्ट्रॉन का 10⁻18 इन डायमीटर्स में साइज होता है। तो ये सीरीज आपको याद कर लेनी है, कई बार क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है कि आपको ऑप्शन सेंटीमीटर में देगा, तो ध्यान रखना कैसे चेंज करते हैं, मैं आपको चेंज करना सिखाता हूं। देखो, अगर ऐसा आता है तो आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, 10⁻2 मीटर हो गए। अगर हम पूछने लगे कि भाई 10⁻10 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आपको लगाना है 10 और 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर और यहां पे जाएगा 10⁻8। तो इस सेंटीमीटर में आपका आंसर आ रहा है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एटम की रेडियस कितनी है, इन सेंटीमीटर में बताइए, ठीक है। तो अब देखिए, एटम की कहानी है, तो एटम का कुछ ना कुछ इतिहास तो रहा होगा और आपको सुनकर और जानकर अचंभा होगा कि सबसे पहले बताने वाले भारतीय ही थे, जिनका नाम है कणाद, महर्षि कणाद। इन्होंने सबसे पहले कहा कि सभी पदार्थ बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिनको एटम कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उससे पहले भी उसी दौरान एक डेमोक्रेटिक्स थे आपके यूनानी, उन्होंने भी कहा था कि एटम्स क्या है, अविभाज्य कण की कल्पना की थी। तो ऐसा नहीं है कि डाल्टन के आने के बाद ही चीजों का पता चला है, डाल्टन से पहले आपके महर्षि कणाद भी इन चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो डाल्टन की थ्योरी असल में क्या था कि जो हमारे थे महर्षि कणाद हुए, ये थ्योरी प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो उस थ्योरी को बताने के लिए आए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो थ्योरी प्रपोज हुई थी 1808। भाई ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, फिर इसका एक हम रैपिडली रिकैप लेंगे हल्का सा, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है भैया कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर हैं, सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं और जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। कुछ इनके मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु थे कि जो है सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं, परमाणु अविभाज्य है, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। वही सारी बातें जो पहले वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बात चलती है यहाँ पर कि भाई स्ट्रक्चर कैसी होगी एटम की, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जान लो,
तो ध्यान में रखना है कि कोई भी एटम है, एटम के अंदर एक तो रहना है न्यूक्लियस, ठीक है, और एक रहने हैं इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर रहना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यहां से आपके क्वेश्चन ये बनते हैं कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका एक रहता है न्यूट्रॉन, एक रहता है प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो सब बाहर घूमते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको बोला जाता है सेल, ठीक है। तो ये जितने भी ये सर्कल में घूम रही है ये सब सेल है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन पड़े हुए हैं और ये न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है। तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनती है मोस्टली हर एक एटम की। एटम्स के अंदर बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहां पे होगा, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर विराजमान होगा। तो ये इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है या बाहर होता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के बाहर मूव करता है, जिनको सेल कहा जाता है, ठीक है। अब एटम का रिप्रेजेंटेशन देखना है मुझे, सिंपल सी मैं बताऊं बात को आपको, इन द जेड एक्स ए, इस टाइप से पूरा एलिमेंट आपका लिखा जाएगा, ठीक है। अब एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसको लिखते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो भी हम नेम लिखेंगे फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस मतलब कैपिटल में होगा। जैसे लिखना है हाइड्रोजन, तो लिखा हमने हाइड्रोजन, तो उसमें फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल से बना है, स्मॉल से आप इसको नहीं बना सकते। दूसरा इन द शॉर्ट टेस्ट में लिखना है तो आपको थोड़ा सा, जैसे कि हमारा सोडियम, तो सोडियम का होता है Na, तो पहला कैपिटल से, दूसरा स्मॉल से, इतना चलता है बस। फर्स्ट और टू लेटर में इसको हम दिखा देते हैं, ठीक है, कि हाइड्रोजन को कैसे दिखाना है, ऑक्सीजन कैसे दिखाना है, कार्बन को कैसे दिखाना है, नाइट्रोजन को N से दिखाते हैं, कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O से, हाइड्रोजन को H से, सोडियम को Na से, जिसका नाम है नाइट्रियम, ठीक है। तो कुछ सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि डॉल्टन ने बताए थे कि इस प्रकार के सिंबल होने वाले हैं, हालांकि ये पद्धति चल नहीं पाई है। तो डॉल्टन के अनुसार हाइड्रोजन कुछ इस टाइप की सिंबल रखती है, एजोटे इस टाइप के, कार्बन इस टाइप का, ऑक्सीजन इस टाइप का, और ये फॉस्फोरस इस टाइप का। तो अभी सब सारे के सारे, जैसे आयरन का आई लिख दिया, जिंक का जेड, कॉपर का सी, लेड का एल, सिल्वर का एस, जी का गोल्ड, प्लेटिनियम का पी। तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये चीजें मान्य नहीं है, लेकिन डॉल्टन ने पहले कहा है तो वो पूछ सकता है कि डॉल्टन के अनुसार बताइए हाइड्रोजन का सिंबल कौन सा है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको बताने वाले पहले जो सजेस्ट करने वाले थे डॉल्टन तो थे ही, दूसरे डिजिटल भी आपके थे जिन्होंने इसको सजेस्ट किया था। तो ये देख लेनी है एक बार, ये कुछ ये है, ये आपको ये एनसीईआरटी में जो कि तू है तो यहाँ से ये पढ़ लेनी है कि गोल्ड को कैसे दिखाते हैं। गोल्ड को एक सर्कल के अंदर जी लिख देते हैं, कॉपर को एक सर्कल के अंदर सी लिख देते हैं, लेड को कॉपर के अंदर एल लिख देते हैं, और सल्फर का आपका एक क्रॉस का साइन हो गया, फास्फोरस का आपका ये हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्बन इज इंपोर्टेंट बिकॉज दैट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ओनली डॉट एंड कार्बन इज ए सर्कुलर फॉर्म, ऑक्सीजन इज ए वाइट सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। तो कुछ सिंबल्स जो आजकल हम यूज करते हैं उनको पढ़ लेते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम को Al से दिखाएंगे भाई, आर्गन होगा Ar से, बेरियम को Ba से, बोरोन को B से, ब्रोमाइन को Br से, कैल्शियम को Ca से, कार्बन को C से, क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को CO से, कॉपर को Co से, क्लोरीन को F से, गोल्ड को Au से दिखाते हैं ना कि G से, क्योंकि डॉल्टन ने G से दिखाया। तो ध्यान रखना कि गोल्ड को हम Au से दिखाते हैं, हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से, आयरन को F से, लेड को Pb से। ये कुछ एलिमेंट के सिंबल ध्यान रखने हैं जो अपने सेम नेम पर नहीं है, ज्यादातर मोस्टली सेम नेम पर हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का N हुआ, ऑक्सीजन का O हुआ, पोटेशियम का K हुआ, सिलिकॉन का Si हुआ, सिल्वर का Ag हुआ, सोडियम का Na हुआ, सल्फर का S हुआ, यूरेनियम का U हुआ, जिंक का जिंक हुआ। तो ऐसे कुछ एलिमेंट और उनके सिंबल आपको पता होना चाहिए। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख करके देखेंगे, तो ये आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए, मैंने कहा कि कोई एटम है और एटम के पास उसका एक एटॉमिक नंबर भी होता है, ठीक है, और एक एटॉमिक वेट भी होता है। ये बात ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको हम बताते हैं कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, वेट, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार का है, एलिमेंट का जेड एक्स है। हालांकि नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा एलिब्रेट करेंगे, अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्या कॉन्फिगरेशन होता है, सब कुछ हम यहाँ पे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अभी केवल हम आपका जो है बेस बना के चल रहे हैं कि एक्चुअल में एटम है क्या और एटम को कैसे रिप्रेजेंट करना है और कौन से एलिमेंट का कौन सा सिंबल होता है, ठीक है। एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, एटम के बाहर क्या घूमते हैं, या एटम के जो अंदर है न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होते हैं, ठीक है। तो जेड में जो यहाँ पोजीशन पे होगा, आप देखना था टेबल पे, टेबल वो आपका आ गया एटॉमिक नंबर आएगा। एटॉमिक नंबर आपको ये बताता है कि कोई एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है। ये आपका ए से यहां पे एटॉमिक वेट को बताया गया है, एटॉमिक वेट को। देखिए, कोई भी मैटर है, मैटर की परिभाषा सुनिए भाई। मैटर की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कोई भी चीज जो द्रव्यमान रखती है
वो मैटर होगी। हम पढ़ क्या रहे हैं, एटम। एटम किसका है, मैटर का। तो मैटर का भी जो है एटम का भी द्रव्यमान होगा। इसको हिंदी में द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, ठीक है, या एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ज्यादातर का एटॉमिक मास याद नहीं करना है, मोस्टली आपको एटॉमिक मास हमेशा दिया होता है, एटॉमिक नंबर याद करने हैं। तो एक्चुअल में एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या कहती है, ये देखिए। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज टोटल मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट्स कॉमनली रिप्रेजेंट एज ए मास नंबर। बात समझे। नॉर्मली मैंने क्या कहा, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस यानी के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो एटॉमिक मास होता है ए, मास नंबर, वो इन दोनों का सम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी कि जो आपका द्रव्यमान संख्या है, परमाणु का द्रव्यमान है, वो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योगफल सम होता है। तो अगर बात करें थोड़ा सा यूनिट के ऊपर, तो यूनिट होती है इसकी एटॉमिक मास की AMU, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो एक्चुअल में 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। यानी कि अगर बात करें हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का वो 1 है, JM। एटॉमिक मास क्या है, ये है 1। तो ये क्या है कि 1/12वां हिस्सा है किसका, कार्बन 12 एटम का, ठीक है। तो हाइड्रोजन कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा है, उसे ही हम बोलते हैं 1 AMU। समझ में। तो यहां तक हम एटॉमिक मास वगैरह सिखा चुके हैं। एटॉमिक नंबर का अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी उस पर मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ एलिमेंट में लिख दे रहा हूं, उनके आपको एटॉमिक नंबर याद कर लेने हैं। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, ऐसे लिख देते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके एटॉमिक नंबर है। दूसरी बात कर ले तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 11 12 13 14 15 16 17। एक मिनट, ये थोड़ा सी मिस्टेक हो गया, इसको तफ करेंगे। सल्फर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये होता है 17, ये होता है 18, ये होता है 19, ये होता है 20। तो ये आपको 20 तक तो एटलीस्ट 100% याद होने ही चाहिए। इनका ही सारा काम अब आगे होने वाला है। कैसे फॉर्मूला बनता है, क्या वैलेंसी होती है, कैसे कैसे चीज को हम निकालते हैं, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे चीजें चलेंगी भाई। 20 तक आपको याद करने मस्ट 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 हैं। हो सके तो 30 तक जाइए, बाकी 20 तक कीजिए, ठीक है। तो यहां तक तो 100% आपको याद करने ही करने हैं, इनके बिना कुछ नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे इनके कॉन्फ़िगरेशन से, कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या वैलेंसी होती है, कैसे कैसे फॉर्मूले को क्रिएट किया जाता है। तो आज तक के लिए अपनी क्लास को नहीं रखते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।